गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो आई एम प्रीटी श्योर कि आप सबने सीबैम के बारे में लगभग सुना होगा। यू ऑल हैव हर्ड अबाउट कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, आपने फिट फॉर 55 के बारे में सुना होगा। बट देन ऑल्सो, एंड दिस इशू इज नॉट न्यू, सीबैम जो इशू है दिस इज नॉट न्यू, इट वॉज ब्रॉट बैक इन 2021, 2021 में लाया गया था। So then why are we talking about it right now? In 2021 when it was brought, and since then almost on every single forum of developing countries, all the developing countries have opposed it. लगभग सारे के सारे developing countries जो हैं उन्होंने इसको oppose किया है. So we'll try to understand the rationale behind it. CBAM है आया क्यों? And then what is the significance of it? CBAM का significance क्या है? How is it going to impact ultimately countries of global south? Developing countries को ये कैसे sounds not clear बच्चे बोल रहे हैं? Developing countries को how it would affect developing countries and what should be the way forward? Because देखो fact ये है कि environmental change is happening, climate change is happening, and almost everywhere, specifically developing countries, they are facing the brunt of it because they are not having that much resources to cope with it. Are you getting? So सबसे ज़्यादा जो problem face करना पड़ रहा है वो developing countries को ही face करना पड़ रहा है. So in the light of that, what should be our response? हमारा response होना क्या चाहिए? That is what we'll also understand. Okay, so let us understand अभी हुआ क्या है, क्यों this was in news, ये news में क्यों है? The reason was because good afternoon Prince, because BRICS जो है recently issued a statement where BRICS stated that like we are rejecting the unilateral policy made by European Union. European Union का जो unilateral policy है तो उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड है इशू क्या है, कंटेक्स्ट पहले समझो. अभी मैंने बताया कि ब्रिक्स नेशंस दे हैव कंडेम्ड एंड रिजेक्टेड द कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म. सीबैम जो है उसको उन्होंने रिजेक्ट किया है, आर्ग्यूइंग दैट इट इज अ ट्रेड रेस्ट्रिक्टिव मेजर and basically it is nothing but a kind of non-tariff measure that have been imposed on them, tariff as well as non-tariff measures. बताऊंगा, उन्होंने बोला कि ये basically CBAM जो है it's as a policy tool it is imposing some kind of tariff and non-tariff barrier on developing countries. So they argue that CBAM ultimately, देखो towards the end developing countries they also want to achieve clean economy, right? Clean economy, fair economy. So in their transition to cleaner economy, according to them CBAM will place hurdle, क्योंकि transition के लिए उनका export बढ़ेगा, revenue बढ़ेगा, तो वो money they would be using. Are you getting? But CBAM would not allow them to export many of their goods to European market. ठीक है? So पहले समझते हैं अभी सीबैम है क्या. अभी बताया था कि इट इज नथिंग बट यूरोपियन यूनियन का एक कार्बन टैक्स है. क्या है? यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर टैक्स है विच इज एन इंपोर्ट ड्यूटी ऑन अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन अ कंट्री दैट हैज मोर लैक्स क्लाइमेट रूल्स. अभी देखो, लेट अस एज्यूम दैट कि यूरोपियन यूनियन का जो क्लाइमेट रूल्स है वो काफी स्ट्रांग है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है स्ट्रांग क्लाइमेट रूल्स का मतलब हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट. तो खुद समझो अमित, से इफ यू आर मेकिंग अ प्रोडक्ट इन यूरोपियन यूनियन ड्यू टू हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट, सो द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ दैट सेम प्रोडक्ट से कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 100 रुपीज. एक प्रोडक्ट का आपको 100 रुपया कॉस्ट बैठ रहा है. बट डेवलपिंग कंट्रीज वेयर देयर इज लैक्स क्लाइमेट रूल्स, इफ दे आर प्रोड्यूसिंग अ गुड, तो वो प्रोड्यूस जो है 1 रुपए का, लेट सपोज दे आर स्पेंडिंग ओनली 70 रुपीज, सो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 30 रुपीज. सो अगर ये कंट्री बी, डेवलपिंग कंट्री वाले, इफ दे वुड स्टार्ट सेंडिंग देयर गुड्स टू एडवांस्ड इकोनॉमी और यूरोपियन इकोनॉमी, तो बिकॉज ऑफ हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट दे मे नॉट बी एबल टू सेल देयर गुड्स एट सेम प्राइस. ये 70 रुपया में वहां ऑफर करेंगे, वो 100 में करेंगे.
सो कॉन्सिक्वेंटली व्हाट हैपन, एक तो इनका हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट भी है और ऊपर से नोबडी इज परचेजिंग देयर प्रोडक्ट. In order to reduce this discrepancy, European Union decided to launch a carbon border tax. ठीक है, it is a new EU instrument for preventing carbon leakage. Simple aim है. एक और इसका रीजन है कि एम इसका है कि कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करें. व्हाट इज कार्बन लीकेज पहले समझो. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेस टू बॉटम. देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड रेस टू बॉटम. अब ये होता क्या है पहले समझो. देखो व्हाट वाज हैपनिंग, यूरोपियन यूनियन ने जैसे ही कॉम्प्लायंस बढ़ाया, से कि इंक्रीज इन कॉम्प्लायंस कॉस्ट, सो नाउ मैन्युफैक्चरर इन यूरोपियन यूनियन वुड नॉट हैव एनी इंसेंटिव टू स्टे इन यूरोप. उनके पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा. उनको लगेगा कि यहां पर आई नीड टू पे मोर. Consequently, they would shift their production facilities to another country जहां पे compliance cost is less. Understood? दो फायदा है. एक तो लो compliance and second thing they would get cheap material. ठीक है, तो वहां पे cost of production would be cheaper. जब cost of production cheaper होगा, so when they would be selling that good to European market, तो उस केस में क्या होगा, that good would be cheaper. ठीक है, so they will earn more profit. So in order to prevent this carbon leakage from happening, in order to prevent this race to bottom situation from happening, the European countries have decided to bring this CBAM. ठीक है, developing countries, India and China as well as many other countries, they have vociferously opposed this. ठीक है, इसको vociferously they are opposing. So अभी देखो ये कैसे काम करता है. दिस इज हाउ इट वर्क्स. इस मैकेनिज्म को समझ लोगे तो समझ में आ जाएगा. देखो जनरली व्हाट हैपन, अब एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कॉल्ड टूथपेस्ट इज गोइंग फ्रॉम लेट्स सपोज इंडिया. अब टूथपेस्ट का जो प्रोडक्शन है, टूथपेस्ट नहीं समझो, ऐसे लेते हैं, लेटेस्ट आयरन नहीं, यहां पे सीमेंट लो. ठीक है, सीमेंट को ले या आयरन को भी ले सकते थे. ठीक है, a bag of cement is being exported from India to Europe. ठीक है, अब because of low environmental compliance, India में cement cost से somewhere around 160 rupees per bag. Let us assume European Union में this cement bag due to higher compliance cost 240 rupees का पड़ रहा है production cost. So now this guy, ये जो अभी इंडिया से सीमेंट यहाँ पे जाएगा, तो उसके ऊपर they would be imposing this carbon price plus tariff, so that ये प्राइस और ये प्राइस दोनों बराबर हो जाए. इंडिया वाला प्राइस जो 160 है, it should reach to 240, so that they do not enjoy, means they do not have any kind of competitive disadvantage vis-a-vis them. उसी तरीके से one more thing they are doing. मान लो यूरोपियन कंट्रीज वांट टू सेल देयर प्रोडक्ट टू सम अदर कंट्री. यूरोप भी एक्सपोर्ट करना चाहेगा, तो अभी यूरोप में सीमेंट कॉस्ट 240, इंडिया में 160, तो 160 पे वो कैसे कंपीट करेंगे. सो इफ यूरोपियन यूनियन वांट्स टू सेंड देयर सीमेंट टू इंडिया, तो उस केस में दे वुड गेट रिबेट इन कार्बन प्राइस. ये 80 रुपया उनको माइनस किया जाएगा, एंड सो दैट कि इनका प्राइस जो है वो 160 पे आ जाए, सो दैट they can have the competitive means leverage over the competitors. समझ में आया? This is how it works. कोई दिक्कत ऑनलाइन स्टूडेंट्स? Have you gotten the concept? दोनों केसेस में, in case of imported product, the prices for imported product would be raised through adding tariff plus carbon price. In case if they are exporting their product to outside, they would be getting rebate. ये जो हायर कॉम्प्लायंस कॉस्ट की वजह से जो एक्स्ट्रा प्राइस विच दे आर पेइंग, वो उनको वापस कर दिया जाएगा, सो दैट दे कैन ऑल्सो हैव द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. कोई दिक्कत? क्लियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नाउ अभी ऐसे देखो, ये अनदर एग्जांपल आई एक्सप्लेन. मान लो कि ऑलमोस्ट ऑल द पावर प्लांट्स यूरोपियन यूनियन में, जितने भी पावर प्लांट्स हैं, दे आर यूजिंग ये FGD, ठीक है, फ्लू गैस डिसल्फ्राइजेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर को यूज कर रहे हैं. लेट अस अज्यूम कि यूरोपियन यूनियन में कर रहे हैं वो. ठीक है, तो वहां पे
1 unit of electricity production, let's suppose because of all these new technology it cost 10 rupees. इंडिया में मान लो कि अभी ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है, लेट अस अज्यूम, तो यहां पे 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉस्टिंग 8 रुपीज. अब ड्यू टू 8 रुपीज यहां पर जो ये इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प लेके जो गुड्स विच वी वुड बी प्रोड्यूसिंग दैट वुड बी चीपर. सो वी वुड बी हैविंग कॉम्परेटिव एडवांटेज ऑफ आवर गुड्स ओवर द गुड्स प्रोड्यूस्ड इन यू. अब इसी डिस्क्रिपेंसी को रिड्यूस करने के लिए दे हैव ब्रॉट CBAM, एंड CBAM इज बेसिकली डूइंग नथिंग बट दे आर एडिंग टैरिफ. यू तेज नहीं बन रहा है भाई, एवरीवन वुड प्रोटेक्ट देयर इन्वायरमेंट. ठीक है, यू तेज बन भी रहा है, कुछ कंटेक्स्ट में तुम निगेटिवली भी बोल सकते हो, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एवरीवन नीड टू टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट. आपको प्रोडक्शन जो है वहां पे कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्शन को रिड्यूस करना होगा प्रिंस, देयर इज नो वे आउट. ठीक है, इंटेंसिव कभी भी इफ यू आर गोइंग फॉर, अगर कार्बन इंटेंसिवली अगर आप प्रोड्यूस कर रहे हो, सो अल्टीमेटली you are occupying the carbon space whichever whatever is available for us. We know historically they are responsible behind whatever the ills we are in right now, whatever the problems we are in, uske piche historically they are responsible. But then also try to understand it is now about the whole of the humanity, it is not just about the European Union or the India. ठीक है, ऐसे ट्रेड वाला जो तुम्हारी बात है उस पर मैं एग्री थोड़ा करूंगा. सो अबाउट CBAM अभी बताया, this was proposed in 2021, rolled out in 2023 and it is going to be implemented from 2026. 2026 से इसको implement किया जाएगा. Are you getting? Now let us understand sectors and emissions covered by CBAM. कौन कौन से sectors हैं और कौन कौन सा emissions है जिसको वो cover करता है. तो generally this list is not exhaustive. आगे it can further be expanded. अभी जो है basically they are targeting carbon intensive industries, those industries which produce too much GHG greenhouse gases, कार्बन डाइऑक्साइड को जो ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं, तो अभी बस उनको टारगेट किया जा रहा है. लाइक आयरन एंड स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज बीइंग टारगेटेड, फर्टिलाइजर्स इज बीइंग टारगेटेड, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हाइड्रोजन, सो दे आर बीइंग टारगेटेड. सिंपल, अभी शुरू में इसलिए चूज किया गया है बिकॉज ऑफ देयर हाई इमिशन इंटेंसिटी. अब इसमें दोनों तरीके के इमिशंस कवर किए गए हैं, डायरेक्ट इमिशंस एज वेल एज इनडायरेक्ट इमिशंस. से इन केस while producing any goods, if you are directly emitting carbon dioxide, so that would also be counted. In case मान लो कि you are producing a environmental friendly goods, तुम कोई environmental friendly goods produce कर रहे हो, but at the same time what you are using, you are using the electricity produced from a thermal power plant which is, you know, yes, which is emitting what, too many greenhouse gases. तो उस केस में that would also be counted. मतलब कि U का जो CBAM है, it is not just limited to direct GHG emission, it is also limited to, means it is also extended to indirect emissions. तो अगर प्रोडक्शन आप कर रहे हो, even if you are producing a environmental friendly goods, but if you are using electricity, and that if that electricity is produced from coal power plant which is also involved in emission of carbon dioxide, तो उस केस में भी you would be charged something. Understood? So this is the sectors and emissions covered. Now what are the significance of EU CBAM? अभी मैंने बताया कि it's the fact that environmental change is happening, right? Climate change is happening and things are changing at a very higher pace. We are seeing like in the last 10 years, जो on an average, the overall average temperature has gone up beyond 1 degree Celsius. Already जा चुका है. We are having very limited carbon space left now. बहुत ही कम carbon space अपने पास बचा हुआ है अंकित. Are you getting? So undoubtedly, see, not just from the Indian perspective, but at the same time, EU का जो CBAM है, it is a good move to some extent. Trade perspective हटाओ, nationalistic perspective हटाओ. In fact, it is forcing us also to go for environmental friendly techniques. आज ना कल तो यार तुम्हें इसके लिए लड़ना है
है ना, जितना जल्दी सीखो उतना अच्छा है। अब फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो इसका सिग्निफिकेंस है, फर्स्ट थिंग इज इट कीप्स यूरोपियन इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव फॉर 21st सेंचुरी, आज के लिए इनको रेडी कर रहा है। सेकेंड इज इट इज मेंटेनिंग हाई स्टैंडर्ड्स and basically not allowing carbon intensive industries to prosper inside the European Union। तो इनके सोसाइटी के लिए तो ये बहुत अच्छा है। Second is it is also disincentivizing to industry from relocating to countries having less stringent environmental norms। आप लोग को ऑलरेडी पता है रेस टू बॉटम का फिनोमेना। Now due to higher environmental compliance cost, many of the industries they were shifting or relocating from European Union to developing countries। Due to that what was happening, carbon leakage was happening, है ना, carbon leak हो रहा था। So in order to stop that, this CBAM is a solution so that race to bottom does not take place। Next is this is also an European Union contribution in reduction of global emissions। देखो एक बात एकदम याद करके रख लो, अभी फैक्ट ये है कि जो ग्रेटेस्ट थ्रेट अभी इन्वायरमेंट का है, इट इज नॉट कमिंग आउट फ्रॉम समथिंग एल्स, इट इज रादर बिकॉज हमें ये लगता है कि कोई और बचा लेगा। हम आज भी ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि भाई अल्टीमेटली एफर्ट्स वी विल हैव टू मेक, हमें ही एफर्ट लेना होगा, बिकॉज नो वन एल्स वुड कम टू सॉल्व दिस प्लैनेट क्राइसिस। ये जो प्लैनेट का क्राइसिस है इसको कोई और सॉल्व नहीं करेगा, अल्टीमेटली वी विल हैव टू मेक एफर्ट, हमें खुद से ही मेहनत करना होगा। आर यू गेटिंग? अगर अभी तक हमें ये लग रहा है कि अगला कोई कंट्री ऐसे ये एफर्ट लेगा वो लेगा एंड दैट वुड बी सेविंग द प्लैनेट फ्रॉम क्राइसिस, नो। ठीक है, हमेशा से गांधी बोला करते थे ना, वी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। तो भाई पहले दूसरों को बदलने के पहले खुद को बदलना इज मोर इंपॉर्टेंट। सो इन केस इफ वी आर talking about climate change, if we are fighting against climate change, if we are criticizing European Union, at the same time we also need to show some intention कि हम लोग भी committed हैं। सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होगा। I was giving one example yesterday, day before yesterday only, सुधा का लस्सी का। तो ऑलरेडी वन टाइम जो भी प्लास्टिक हैं उसको, डिस्पोजेबल प्लास्टिक्स को बैन कर दिया गया है इंडिया में, बट स्टिल यू गो सुधा का लस्सी पे जाओगे और वो वही प्लास्टिक का पाइप देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं। आर यू गेटिंग? सो यू नीड टू ब्रिंग चेंजेस फ्रॉम विद इन योर सेल्फ ऑल्सो। आप बाकी लोगों को क्रिटिसाइज हमेशा नहीं करते रहोगे कि दैट हिस्टोरिकली दे हैव बीन रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, आई एग्री, बट दिस कंप्लेन इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। Morality can win argument for you, but towards the end, realism is the reality. Are you getting? Idealistic posture लेकर तुम argument जीत सकते हो, लेकिन realism में भी रहना उतना ही ज्यादा important है। आज का reality क्या है? आज का reality ये है कि developed countries have occupied all the carbon space। आज का reality ये है कि almost all the environmental pollution and climate change has happened because of them, but आज का सच्चाई ये भी है that they are taking far better action than us। Are you getting? So we need to accept that। Now what are the major complaints of developing economies? Developing economies का major complaint क्या है? First is violation of international agreements। I'll come to that। Overlooks the differentiation aspect। ये दोनों को मैं explain करूंगा, पहले तीसरा ये समझो। Hurts the export competitiveness of developing economies। ज्यादातर जो developing economies है, Ritik, they have announced CBAM back in 2021। They have already given you 5 years, but during this 5 years we were only engaged in making complaint कि भैया ये मत करो ऐसे। अरे वो 5 साल हमें समय मिला था ना, अगर 5 साल में we would have taken some concrete action, Ritik, तो उस केस में यूरोपियन यूनियन माइट हैव थॉट कि चलो 2 साल 3 साल और आगे एक्सटेंशन दे सकते हैं। बट व्हाट वी डिड ड्यूरिंग द होल 5 years, instead of engaging means in only we kept on engaging diplomatically, we did not take major action on the ground। प्लास्टिक बैन, मैं सिर्फ सुधा की बात नहीं कर रहा हूं, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 2022 में इंडिया से है। बताओ कहां बैन हो रहा है भाई? जस्ट थिंक लाइक एक ऐसा इंडियन बनो भाई जो कि सोच सकता है रियल में अबाउट इंडिया।
ठीक है, फैक्ट है ना कि प्लास्टिक पोल्यूशन इज गोइंग टू कॉज अ मेजर मीनिस इन द कमिंग फ्यूचर। इनफैक्ट ऑलरेडी क्या काउज क्या करेगा भाई, मेनिस बन चुका है, फैक्ट है ना। हाँ, बट स्टिल आर बी डू बी केयर फॉर इट, आर बी केयरिंग अबाउट इट एट ऑल? कभी भी किसी दुकान पे जाते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक लेते हैं, सामान आता है, सब्जी आता है, घर पे जाते हैं, सब्जी धोते हैं, प्लास्टिक डस्टबिन में, डन। आर यू गेटिंग? एंड इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट कॉल, ये गवर्नमेंट का ही सिर्फ, इट इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू प्ले आवर पार्ट टू। हमें भी अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा अंकित। वी कैन नॉट जस्ट से कि गवर्नमेंट नीड टू डू दैट, दिस इज नॉट जस्ट द गवर्नमेंट टास्क भाई, हमारा भी काम है। अगर प्लास्टिक मिल रहा है, गवर्नमेंट ने अगर बैन कर दिया है और प्लास्टिक मार्केट में मिल रहा है, तो एटलीस्ट वी कैन ब्रिंग बिहेवियरल चेंज कि नहीं भैया प्लास्टिक नहीं लेंगे, मैं झोला लेकर जाऊंगा, सब्जी उसमें लेकर आऊंगा, लेकिन कभी भी प्लास्टिक आई वुड नॉट बी यूजिंग। आर यू गेटिंग? सो द सेकेंड प्रॉब्लम इज it hurts the export competitiveness of developing economies. Like first is the cost of export would go up, अभी समझाया था कैसे, अभी तुमने देखा था ना वो। so cost of export जब जाएगा ऊपर, so क्या होगा, आपका जो goods है that would become less attractive in European market. अभी you were offering your goods say at 170 rupees, तुम्हारा सीमेंट का बैग जो है you were offering at 170, European Union due to higher compliance cost they are producing the same cement bag for 250। तो अभी 170 में जब भेजोगे तो यूरोपियन यूनियन के लोगों को लगेगा अरे ये सस्ता है, इसी को यूज करते हैं। बट आफ्टर दिस इंप्लीमेंटेशन ऑफ CBAM, what would happen, this price parity that exists between European market and the Indian market, that would end. Consequently, Indian cement bag would cost also 250, European cement bag would also cost 250. Consequently, European consumer would not have any incentive to purchase your goods. Understood? So the first important thing that would happen, it would increase cost of exports. Second, limited crime, एक और प्रॉब्लम है डेवलपिंग कंट्रीज के साथ, वी हैव लिमिटेड कार्बन प्राइसिंग कैपेसिटी। पहले समझो मैं क्या बोल रहा हूं। लिमिटेड कार्बन प्राइसिंग स्ट्रेटजी का ये मतलब है, कैपेसिटी का ये मतलब है, हमारा जो ज्यादातर सेक्टर्स हैं दोज आर इनफॉर्मल सेक्टर्स, एंड सिंस वी आर इन द इनफॉर्मल सेक्टर्स, सो कॉन्सिक्वेंटली आवर एबिलिटी टू impose or implement this carbon pricing, that is also quite constrained, बहुत ही limited है, that is also very much restricted, circumscribed. Okay, so this is very much difficult for us. अभी हमें carbon pricing capacity को बढ़ाना होगा so that we can curb any kind of leakage from the system. ठीक है, इनफैक्ट यूपीएससी ने पूछा भी था कॉन्सेप्ट ग्रीन वॉशिंग का, बैक इन 2023 यूपीएससी प्री का पहला क्वेश्चन ही ग्रीन वॉशिंग का था। ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज, और ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लिमिटेड कार्बन प्राइसिंग कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट इज अनफेयर बैरियर टू ट्रेड। अब डेवलपिंग कंट्रीज का एक कॉन्सेप्ट है कि दिस इज एन यूनिलैटरल इंपोजिशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट आवर ओपिनियन, without understanding the problems faced by developing countries, European Union has decided to go for this CBAM. So this is an unilateral imposition. Next is, let us understand violation of international agreement. अब कैसे violate कर रहा है पहले ये समझो। पहला important agreement जो है that is Paris Agreement. Paris Agreement में क्या बोलता है, in the name of climate change you cannot take such action that would adversely impact the developing countries' social and economic fabric. Understood? So it protects developing countries from the social and economic impacts of response measure. अब यूरोपियन यूनियन का क्या कहना है कि we are not going against the mandate of Paris climate because we have already given developing countries 5 years. 5 साल समय दिया. Are you getting? Second is UNFCCC आर्टिकल 3 सब क्लॉज 5. अब ये क्या कह रहा है, अब यूरोपियन यूनियन का एक जो जस्टिफिकेशन है वो जायज है। वो क्या बोल रहे हैं कि इन केस इफ वी वुड गिव मोर टाइम टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी इंक्रीज्ड आवर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल कंप्लायंस कॉस्ट इन आवर कंट्रीज, तो होगा क्या कि ऑलमोस्ट ऑल द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इन यूरोपियन यूनियन वुड डाई।
राइट नाउ इट इज, अभी देखो यूरोपियन यूनियन को 2030 तक, 2040 का है उनका या 2030 ही है नेट जीरो का, 2040 है, और बाय 2030 आई थिंक दे नीड टू रिड्यूस 55% बिलो द 1990 लेवल आई थिंक, राइट। तो अभी देखो प्रॉब्लम क्या होगा, खुद से समझो। नाउ व्हाट वुड हैपन इन केस if they would show some kind of laxity or some kind of laxity towards developing countries, उस केस में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑफ यूरोपियन यूनियन वुड डाई। ठीक है, अभी तुम्हें एक एग्जांपल मैंने सीमेंट का बोरा का दिया था, ठीक है। सो यूएनएफसीसी आर्टिकल 3 क्लाउज 5 क्या कहता है, क्लाइमेट मेजर शुड नॉट बिकम आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। ये सारा मेंशन कर लीजिएगा, ये कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। यूएनएफसीसी का ये आर्टिकल जो है क्या बोल रहा है कि कोई भी क्लाइमेट मेजर्स, ये GS2 में भी पूछा जा सकता है, GS3 में भी पूछा जा सकता है, और PSIR में भी पूछा जा सकता है। कीप इन योर माइंड, क्योंकि PSIR में इन्वायरमेंट एक सेपरेट टॉपिक ही है, ठीक है। सो क्लाइमेट मेजर्स शुड नॉट बिकम आर्बिट्ररी और अनजस्टिफिएबल ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस। COP 28 एंड 29 ये क्या बोलता है, बेसिकली climate actions should not be disguised trade barriers। बोल रहे हैं in the name of climate action you cannot have like disguised trade barriers। आप climate actions के नाम पे you cannot bring some trade barriers। developing countries के हिसाब से this European Union CBAM is a trade barrier, not a climate action। it is a means indirect form of a trade barrier, ठीक है। अब देखो ओवरलुक्स द डिफरेंशिएशन। अब एक चीज याद रखो, सिंस द वेरी बिगिनिंग ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज नेगोशिएशंस, क्लाइमेट नेगोशिएशन जब से शुरू हुआ है, सिंस दैट बिगिनिंग देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। CBDR का कॉन्सेप्ट है। अब CBDR में इंडिया ने बाद में ऐड करवाया RC, रिस्पेक्टेबल कैपेबिलिटीज को भी बाद में ऐड कराया गया, ठीक है। अब पहले समझो CBDR का मतलब क्या है, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डेवलपिंग कंट्रीज आर्ग्यू दैट द करंट क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ developed countries, because you have occupied all the carbon space in the past, and because of you this whole thing is happening। So whatever carbon space is left right now, उसमें majority belongs to the developing countries, because our historical emissions have been very low। We have not at all contributed anything to the climate change। जब हम contribute climate change में नहीं किए हैं, तो अभी जो space बचा हुआ है, क्योंकि भुक्तभोगी तो मुझे भी बनना है, आपको भी बनना है, बट अभी जो कार्बन स्पेस बचा है वो तो कम से कम हमें अलॉट कर दो अभी। अब इनका आर्गुमेंट क्या है कि ये जो CBAM है, CBAM एक्चुअली ओवरलुक्स दैट कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR। CBDR का जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंशिएशन का, उसको ओवरलुक करता है, क्योंकि जनरली यू कैन नॉट ट्रीट developed and developing economies on the same plane under CBDR। common but differentiated responsibility में you cannot treat them same। obvious सी बात है, developing economies right now they need more protection than developed economies। so क्या बोल रहे हैं, CBAM overlooks the differentiation embedded in the global climate architecture। since the time of this global climate talks 1992 से CBDR has been an important principle, ठीक है। पेरिस एग्रीमेंट में भी देयर वाज कॉन्सेप्ट ऑफ CBDR विच इंपोज यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑन ऑल कंट्रीज रिगार्डलेस ऑफ हिस्टोरिकल इमिशन। अब ये बोल क्या रहा है कि CBAM जो है इट इज इंपोजिंग यूनिफॉर्म कॉस्ट ऑन ऑल कंट्रीज। भाई यू कैन नॉट कंपेयर डेवलपिंग विद द डेवलप्ड वर्ल्ड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रिस्पॉन्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज, हाउ डेवलपिंग इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना हैव रिस्पॉन्डेड। सो ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे क्लाइमेट चेंज का टॉक हो रहा है, उस पे वी हैव अपोज्ड इट स्ट्रांगली। वी लाइक क्रिटिसाइज दिस यूनिलेटरल मेजर टेकन बाय चाइना। अब जैसे देखो बाकू में जब कॉन्फ्रेंस हुआ था लास्ट ईयर COP 29 का, तो वहां पे CBAM, India and China as well as the whole almost all the developing countries, they argue that
CBAM is an arbitrary trade restriction. It is nothing but a trade restriction. It is not an environmental measure. Basic group countries, basic group के बारे में कौन कौन जानता है? Who are the part of basic groups? यार ये सब अब पता होना चाहिए भाई. ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना. These are the 4 countries who are part of basic group. ठीक है, 4 countries basic group of countries हैं. So basic group वाले क्या बोल रहे हैं? They requested a discussion on issues concerning CBAM. Basic group of countries different जब भी climate negotiations होता था तो वहां पे they have been demanding that there should be a negotiation on CBAM where developing countries should also be made an important stakeholder. European Union always rejected this call. Next is BRICS. अभी BRICS का summit हुआ in Brazil 2025 and they openly, almost all the developing countries, they condemned and rejected unilateral, punitive and discriminatory CBAM, which is now in which is not in line with international law. कोई दिक्कत यहाँ तक? Now the next question that should come to your mind, other trade measures, yeah, what should be the action that should be taken by India? Yeah, what should be the action that should be taken by developing countries? आने के पहले खुद समझ लो. This is CBAM is not the first step that has been, you can say कि CBAM is not the first law that has been touted as a discriminatory. इसके पहले भी कुछ laws आए हैं, but CBAM is more comprehensive because CBAM is impacting the overall import entering inside the European Union. European Union alone accounts for 15% of global imports. तो पूरे 15% would be impacted because of CBAM, and that is why many of the developing countries, they are making so much hue and cry. Already after seeing Europe, United Kingdom, Canada, they have also showed their willingness that they would be making their own laws similar like CBAM. अब एक चीज देखो, CBAM से किसी डेवलप्ड कंट्रीज को कोई घाटा नहीं है. पूछो क्यों? क्योंकि ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज में कॉम्प्लायंस कॉस्ट जो है, इन्वायरमेंटल रिलेटेड जो लॉज हैं वो ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, रिग्रेस हैं. सो उनके लिए ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, डिफिकल्टी पूरा का पूरा डेवलपिंग के लिए है. सो दैट इज व्हाई यूके एंड कनाडा दे आर आल्सो कंसीडरिंग. सेकंड, दिस लिस्ट ऑलरेडी यूरोपियन यूनियन हैज मेड इट क्लियर कि अभी जो 6 सेक्टर को हमने कवर किया है, दिस इज ओनली इंडिकेटिव, दिस इज सेट टू बी एक्सपैंडेड एज गोइंग फॉरवर्ड. नेक्स्ट इज नॉन टैरिफ मेजर. इसके अलावा भी यूरोपियन यूनियन हैज टेकन मेनी नॉन टैरिफ मेजर्स. नॉन टैरिफ मेजर कैसे लिया है याद करो. जब मैं प्रीलिम्स फोड़ो का लास्ट ईयर क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात बोला था, जो लैंड 2020 के बाद डिफॉरेस्टेड लैंड से इन केस इफ यू आर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स, सो दोज गुड्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन हैज इम्पोज्ड कंप्लीट बैन. दोज गुड्स कैन नॉट बी अलाउड टू एंटर इनसाइड द यूरोपियन यूनियन. सो दैट इज अ नॉन टैरिफ मेजर, है ना. नेक्स्ट, उसी तरीके से यूएस का इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट था. सो यूएस इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट क्या कर रहा था? They were providing incentives to American clean energy technology. They were providing incentive to electric vehicle industries in USA. जब तुम इन सबको incentive दोगे, so basically what are you doing? You are also providing non-tariff measures, है ना. So example of climate related non-tariff measures. तो ऐसा नहीं है कि European Union has done it for the first time. There are other countries, they have also taken such action. लेकिन because of the impact it would be having, that is leading to this much sound. Understood? So now the next question that should come to your mind, what should be the way forward? Way forward क्या होना चाहिए? मैं ये बार बार शुरू से बोल रहा हूं कि हमें ये लगता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको कोई और आके बचाएगा. तो ये अगर हमें लग रहा है तो ये इस माइंडसेट से निकलने की जरूरत है. The kind of environmental pollution and the kind of environmental impact which the India is encountering right now, that is seriously serious. बहुत ही ज्यादा गंदा कंडीशन है. ठीक है, तो जरूरी है कि we take many actions. शॉर्ट टर्म मेजर्स बनाएं, लॉन्ग टर्म मेजर बनाएं. शॉर्ट टर्म में we need some structural transformation. मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा. तो सबसे पहले तो अभी आगे देखो कि CBAM से लड़ना कैसे है. How to fight against CBAM.
strategically, क्योंकि this is a problem that is going to encounter from next year itself. अब 6 महीना अपने पास बचा है. So this problem is like head on, अभी एकदम सामने है. We need to challenge it right now. So strategic response first is go for decarbonization. You should invest in clean technology. Clean technology में invest करो अभी से ही to reduce embedded emissions in exports. Ultimately यही aim है ना उनका कि आप intensive जो export कर रहे हो वो काफी ज़्यादा carbon intensive means intensive what it is called means carbon intensive production process के through that has been produced, right? So अगर if in case if you would invest in clean technology, so overall you would reduce the embedded emissions in export, and that would provide some succor to our industry. Second is challenge. Second option is अगर हमें ये लग रहा है कि this particular provision is discriminatory, so we can challenge it at WTO. Take the case to the WTO और वहां पे contest CBAM legality under trade law and push. ठीक है? Next is negotiate. You need to negotiate also. You need to engage diplomatically with the European Union so that you can get some time relief. आप उनसे कोई समय ले लो कि 4 साल 5 साल we would take for transition. Give us some more time. Okay, buy some time for yourself. And fourth is diversify. Diversification is another important strategy. Look for those countries जहां पे अभी भी less stringent carbon regulations हैं, but this is not a long term measure. Long term जो measure है, this is decarbonization. इसके अलावा this can help you for a temporary period. आज से 5 साल के लिए help कर सकता है, but after that every country would have to increase the overall environmental compliance cost because fact है कि climate change हो रहा है. समझ में आ रहा है? तो diversify. So ये तो strategic response हो गया. In addition to that, you need to have policy tools and innovation. अब इसमें एक बहुत अच्छा मुझे आइडिया लगा. First is export carbon tax. अभी क्या मैं बोल रहा हूं इसमें पहले समझो. Right now what is happening? यहां से Indian companies would export their product to European Union. European Union वहां पे आपसे tax लेगा और that tax would become part of European Union, right? Tariff आपसे लेगा. Instead of that, India can start imposing carbon tax. अपने इंडस्ट्रीज पे आप कार्बन टैक्स इंपोज करना लगो और वो पैसा you can use for investment in adaptation and mitigation. Are you getting? समझ में आया? जो यहां से कंपनी बाहर जा रही है सामान को लेकर and if they are producing goods through carbon intensive measures, तो उस केस में start imposing your own export tax. So that would give an incentive to those companies to change their production process also. At the same time, that would give some resources in our coffers. समझ में आ रहा है? क्या लिख रहे हैं? Explore domestic levy on carbon intensive exports to mirror CBAM charges and retain revenue. अच्छा, इसमें पैसा भी आपका बाहर नहीं जा रहा है. Second is carbon leveling. आप भाई national standard को develop करो so that you can label those products which are produced using low carbon technology or less emitted technology. ठीक है? आप अभी से ही कोई वैसा standard law. Third is climate finance and equity demands. You can also go for climate finance and equity demand, like you can advocate for CBAM revenues to be. आप बोल सकते हैं किनको? यूरोपियन यूनियन को कि use the okay we are okay with that taxation, whatever CBAM you are taking, it's okay, but use that money to give, means use that money for our help. Like developing economies, we are suffering because of your production technique. पहले आपका production technique जो था इतना ज़्यादा carbon intensive था, and because of that climate change has happened. So use that money, return it back to us, give it as like grant to us for adaptation and mitigation. ये भी बोल सकते हो. Next is push for differentiated timelines. आप
बोलो कि अगले 5 साल में वी वुड बी इम्पोजिंग CBAM ओनली ऑन सीमेंट एंड आयरन इंडस्ट्री, सो दैट कि हमारा पूरा आयरन इंडस्ट्री CBAM शुड गेट दैट मच टाइम, और उसमें वो जो ट्रांसफॉर्मेशन करना हो वो कर ले। ठीक है, सो दीज आर द शॉर्ट टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म गोल्स क्या क्या चाहिए, पहला ये समझो, अलाइन इंडस्ट्रियल पॉलिसी विथ ग्रीन ट्रांजिशन गुड्स टू फ्यूचर प्रूफ एक्सपोर्ट। भाई इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, आपका इंडस्ट्रियल जो गुड पॉलिसी आपका है उसको ग्रीन ट्रांजिशन गोल के साथ अलाइन करना ही होगा, देयर इज नो अदर अल्टरनेटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज बिल्ड रीजनल कार्बन मार्केट्स एंड इंटीग्रेट देम विथ ग्लोबल सिस्टम। अभी तक इंडिया का कोई खास वैसा कार्बन मार्केट है नहीं, सो बिल्ड अ रीजनल कार्बन मार्केट एंड लेटर ऑन यू कैन इंटीग्रेट देम विद द ग्लोबल मार्केट। दो फायदा है, पहला यू कैन बिकम one of the leader in carbon market, you would create multiple opportunity simultaneously, ये जो issues आ रहे हैं that issues can also be sorted out, and third is build your own narrative। अभी तक क्या है, our narrative is reactive one, European Union is taking any action and we are just reacting, what we need is to build our own narrative। भाई अपना कहानी बनाओ, हमारा कहानी पॉजिटिव कहानी होना चाहिए। कितना बार कंप्लेन करोगे कि भाई यूपीएससी ऐसे पूछ दिया इसलिए यूपीएससी का एग्जाम नहीं निकला। उसी तरीके से इंडिया कंप्लेन कर रहा है कि भाई उन्होंने सडन टैक्स लगा दिया इसलिए हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो ज्यादा कॉस्टली होगा। सो बिल्ड योर ओन नैरेटिव फ्रॉम रिएक्टिव अपोजिशन टू प्रोएक्टिव कार्बन लीडरशिप। आप कार्बन लीडरशिप वहां पे आप प्रोएक्टिवली कार्बन लीडरशिप प्रोवाइड करो विच इज रूटेड इन इक्विटी एंड इनोवेशन। अगर वो करोगे सो इसका मतलब क्या है, यू आर मेकिंग द नैरेटिव्स एंड यूरोपियन यूनियन एंड अदर डेवलप्ड कंट्रीज दे आर बेसिकली फॉलोइंग योर सेट ट्रेंड्स। ठीक है, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच वी नीड टू टेक। आई होप आई हैव मेड ऑलमोस्ट एवरीथिंग क्लियर। सब कुछ समझ में आ गया, कोई इशू क्लियर है? ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप कि सब कुछ क्लियर हो। बाय बाय, टेक केयर।